फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मैंडी कब्रिस्तान से होती है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति कब्रों के बीच चल रहा है। उसका परिवार उसके पीछे चल रहा है। जब वह एक खास कब्र के पास पहुंचता है तो वो घुटनों के बल गिर जाता है और आंसू बहाने लगता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है, जो बताता है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध का एक अनुभवी सैनिक है जो युद्ध की यादों से परेशान है। फिर हम 6 जून 1944 डी-डे के दिन वापस चले जाते हैं। कई मित्र देशों की लैंडिंग क्राफ्ट, जो अमेरिकी सैनिकों से भरी हुई हैं, ओमाहा बीच की ओर बढ़ रही है। सैनिक डरे हुए हैं, कुछ समुद्री बीमारी और घबराहट से उल्टी कर रहे हैं। खराब मौसम, धुंधला आसमान और तेज लहरें उस क्रूरता को दर्शाती हैं जो उनका इंतजार कर रही है। उनमें से एक कैप्टन जॉन मिलर हैं, जो दूसरे रेंजर बटालियन के नेता है। उनके हाथ कांप रहे हैं जब वो पानी पीते हैं, लेकिन डर के बावजूद वह शांत हैं और अपने सैनिकों को युद्ध में ले जाने के लिए तैयार है। जैसे ही राफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, अराजकता फैल जाती है। जर्मन मशीन गन, जो मजबूत बंकरों में स्थित हैं, सैनिकों पर गोलियों की बारिश कर देती है। कई सैनिक नाव से उतरने से पहले ही गोलियों से मारे जाते हैं। कुछ भारी गियर के कारण डूब जाते हैं और कुछ तोपों के गोलों से उड़ा दिए जाते हैं। मिलर किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं और धातु के टैंक ट्रैप्स के पीछे छिप जाते हैं। सैनिकों की चीखें, जो अपनी माँओं को पुकार रहे हैं, और उनके शरीर जो गोलियों से चिथड़े हो गए हैं, उन्हें देखकर वो कुछ पल के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। उनके एक सैनिक उन्हें वापस हकीकत में लाता है और मिलर बचे हुए सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हैं। दुश्मन की लगातार गोलाबारी के बीच वो धीरे धीरे जर्मन किलेबंदी की ओर बढ़ते हैं। स्नाइपर डैनियल जैक्सन दुश्मनों को ढूंढकर मारता है, जबकि बाकी सैनिक गोलियों की बौछार से लड़ते हैं। घंटों की खूनी लड़ाई के बाद अमेरिकी आखिरकार जर्मन रक्षा को तोड़ देते हैं और बीच को सुरक्षित कर लेते हैं। इसी बीच अमेरिका में युद्ध विभाग को एक दुखद खबर मिलती है। 4 रायन भाइयों में से 3 युद्ध में मारे गए हैं। उनकी माँ मिसेज रायन एक ही दिन में 3 संवेदना पत्र प्राप्त करने वाली है। चौथा भाई प्राइवेट जेम्स फ्रांसिस रायन, जो 101वीं एयरबोर्न डिवीजन का पैराट्रूपर है, नॉर्मैंडी में लापता है। जनरल जॉर्ज मार्शल ने फैसला किया कि एक माँ को अपने सभी बेटों को युद्ध में नहीं खोना चाहिए। वह एक विशेष मिशन का आदेश देते हैं। कैप्टन मिलर और उनकी टीम को प्राइवेट रायन को ढूंढकर वापस लाना होगा। मिलर और उनकी 7 सदस्यीय टीम, जिसमें सार्जेंट हॉर्वाथ, स्नाइपर जैक्सन, मेडिक एड और इंटरप्रेटर उपम शामिल हैं, दुश्मन के इलाके में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में मनोबल कम हो जाता है। कुछ सैनिक सवाल करते हैं कि वह एक आदमी के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालें। उपम, जो अनुभवहीन इंटरप्रेटर है, तर्क देता है कि रायन की माँ को कम से कम एक बेटे को वापस लौटने का हक है। दूसरे उसे याद दिलाते हैं कि उन सभी की भी माएँ हैं। अपने संदेह के बावजूद वह अपने कैप्टन पर भरोसा करते हैं। उनकी पहली सूचना उन्हें नेवल प्लेन ले जाती है, जो एक तबाह शहर है और घेराबंदी में है। रायन की तलाश में वह एक जर्मन कब्जे वाली इमारत के पास पहुंचते हैं। एक मजबूर फ्रांसीसी परिवार उनसे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की गुहार लगाता है। उनकी गुहार से प्रभावित होकर कैप्रो एक छोटी लड़की को उठा लेता है, लेकिन उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने से पहले ही एक जर्मन स्नाइपर उसे मार देता है। जैक्सन तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और स्नाइपर को मार देता है। सैनिक कैप्रो की मौत पर शोक मनाते हैं और मिशन के प्रति उनकी निराशा बढ़ती जाती है। मिलर को आखिरकार प्राइवेट जेम्स रायन मिल जाता है, लेकिन वह गलत रायन होता है। ये रायन हैरान होता है क्योंकि उसके भाई अभी स्कूल में हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर मिलर की टीम दुश्मन के इलाके में और आगे बढ़ती है। जल्द ही उन्हें रायन की यूनिट का एक घायल पैराट्रूपर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि असली रायन रोमेल गांव में है, जहां वह एक महत्वपूर्ण पुल की रखवाली कर रहा है। उस रात टीम एक तबाह चर्च में आराम करती है। हॉर्वाथ नोटिस करता है कि मिलर के हाथ कांप रहे हैं और उसके बारे में पूछता है। मिलर कबूल करता है कि ये ओमाहा बीच पर शुरू हुआ था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। सैनिक अपने कैप्टन के अतीत के बारे में अटकलें लगाते हैं। फिल्म में उपम मिलर के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन मिलर केवल ये कहता है, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब सही समय आएगा। अगले दिन वह एक जर्मन रडार स्टेशन के पास पहुंचते हैं। मिलर हमला करने पर जोर देता है, क्योंकि उसे डर है कि ये अन्य अमेरिकी यूनिट्स के लिए घात लगा सकता है। उसके सैनिक विरोध करते हैं, लेकिन मिलर जोखिम लेने से इनकार कर देता है।
लड़ाई के दौरान मेडिक वेड घातक रूप से गोली लगने से मारा जाता है। उसे बचाने की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और उसकी मौत टीम को तोड़ देती है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब वह एक आत्मसमर्पण करने वाले जर्मन सैनिक को पकड़ते हैं। मेलिश, जो अभी भी कैप्रो की मौत से दुखी है, उसे मारने की मांग करता है। उपम दया की गुहार लगाता है और कहता है कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है कैदियों को मारना। मिलर अप्रत्याशित रूप से जर्मन सैनिक को छोड़ देता है और उसे आदेश देता है कि वह अगली अमेरिकी यूनिट के सामने आत्मसमर्पण करे। ये सैनिकों के असंतोष को और गहरा कर देता है। उन्हें लगता है कि उनका मिशन बेमानी है और अब उन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया है। तनाव को तोड़ने के लिए मिलर आखिरकार अपना अतीत बताता है। वह युद्ध से पहले एक स्कूल टीचर और बेसबॉल कोच था। उसे डर है कि वो इतना बदल गया है कि उसकी अपनी पत्नी भी उसे पहचान नहीं पाएगी। उसकी ईमानदारी टीम को फिर से जोड़ देती है और वह आगे बढ़ते हैं। रोमेल में वो आखिरकार असली प्राइवेट जेम्स फ्रांसिस रायन को ढूंढ लेते हैं। मिलर उसे उसके भाइयों की मौत और उसे वापस ले जाने के मिशन के बारे में बताता है, लेकिन रायन आश्चर्यजनक रूप से जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है, ये लोग अब मेरे एकमात्र भाई हैं। मिलर उसकी वफादारी को समझता है और फैसला करता है कि उसकी टीम पुल की रक्षा में मदद करेगी। जल्द ही जर्मन टैंक और पैदल सैनिक एक बड़ा हमला शुरू करते हैं। कम संख्या में होने के बावजूद अमेरिकी सैनिक स्टिकी बम और स्नाइपर फायर से अपनी जमीन बचाते हैं। जैक्सन कई दुश्मनों को मारता है, लेकिन आखिरकार वह भी मारा जाता है। हॉर्वाथ भी गोलियों से भून दिया जाता है। मेलिश को उसी जर्मन सैनिक ने बर्बरता से मार डाला है जिसे मिलर ने पहले छोड़ दिया था। उपम डर से स्तब्ध होकर देखता रहता है और उसे बचाने में असमर्थ होता है। जर्मन सेना आगे बढ़ती है और मिलर को उसी सैनिक ने गोली मार देती है जिसे उसने पहले छोड़ा था। मरते हुए वह रायन से कहता है, इसे कमाओ। कुछ ही पल बाद अमेरिकी सहायता बल आ जाते हैं और जर्मन सेना को खत्म कर देते हैं। मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है, लेकिन भारी कीमत पर। वर्तमान में बुजुर्ग व्यक्ति रायन होता है। वह मिलर की कब्र के सामने खड़ा होता है और अपने जीवन पर विचार करता है। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे बताओ कि मैंने एक अच्छा जीवन जिया है। मुझे बताओ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं और वह उसे आश्वासन देती है कि वह है। कैमरा मिलर की कब्र पर टिका रहता है और हम युद्ध की कड़वी सच्चाई के साथ छोड़ दिए जाते हैं। कुछ बलिदान कभी चुकाए नहीं जा सकते।